नमस्कार, मेरा नाम अनन्या राय है और आज हम कक्षा 10वीं का गोधूली पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। ये एक कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं देशभक्ति के ऊपर लिखी हैं। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ। सिमरिया गांव बेगूसराय बिहार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माताजी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह था और उनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव और उसके आसपास के स्कूल से ही की और उन्होंने 1928 में रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और उसके बाद पटना कॉलेज से 1932 में उन्होंने बीए ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। आगे पढ़ते हैं। दिनकर जी HE स्कूल बरबीघा में प्रधान अध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के पद पर रह चुके थे और बिहार विश्वविद्यालय में वे हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में वे कुलपति के पद पर रहे। वे राज्यसभा में भी सांसद रहे। उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। उनकी कुछ प्रमुख पद्य कृतियों का नाम है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हरि को हरि नाम इत्यादि। और उनकी कुछ प्रमुख गद्य कृतियों का नाम है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी इत्यादि। इस पाठ में प्रजातंत्र के उदय की पुकार है। सदियों की गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और जनता ही सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता में लोकतंत्र के महत्व को दिखाया गया है। तो कवि ने इस कविता में लोकतंत्र के महत्व को दर्शाया है। जब भारत को आजादी मिली सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, तो भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया गया और लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही सरकार चुनती है। तो जनता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है लोकतंत्र में। तो आगे चलते हैं, अब कविता पढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। इतने वर्षों के बाद भारत को आज स्वाधीनता प्राप्त हुई है और स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र की स्थापना के लिए लोग जुट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सदियों के बाद आजादी मिलने के कारण लोग फिर से जागरूक हो गए हैं, फिर से जाग उठे हैं और एक उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है और हमारी भारत माता की मिट्टी फिर से सोने का ताज पहनकर गर्वित महसूस कर रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारी भारत माता इतरा रही हैं और अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पराधीनता का समय जा चुका है और अब
स्वाधीनता का समय आ गया है, तो रास्ता दो। यहाँ कह रहे हैं कवि कि रास्ता दो, किसको रास्ता दो? समय के रथ को। समय का रथ चल चुका है, यानी कि समय बदल चुका है, अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन जो है उसको खाली किया जाए, अब जनता की स्थापना होगी सिंहासन पर, जनतंत्र की स्थापना होगी, और अब जनतंत्र की स्थापना का समय आ चुका है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। तो यहाँ कवि पूछते हैं लोगों से कि जनता, जनता मतलब कौन? फिर कहते हैं हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही। तो यहाँ पर जनता की तुलना कवि मिट्टी की मूरतों से कर रहे हैं, जो कि ना ही कभी कुछ पूछती है और ना ही कभी कुछ कहती है। मतलब जनता को कुछ ज्ञान ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अबोध है, उसे कुछ नहीं पता है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। तो यहाँ कवि का कहने का मतलब ये है कि जनता ठंड से ठिठुरती है, फिर भी सब सह लेती है। यहाँ ठंड की तुलना जनता के ऊपर किए गए अत्याचारों और शोषण की है। यानी जनता के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, फिर भी वह उन अत्याचारों को सह लेती है। आगे पढ़ते हैं। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने जनता को इतने कष्ट दिए हैं, जो सांप है उसकी तुलना अंग्रेजों से की गई है। कवि ने सांप की तुलना अंग्रेजों से की है। तो जो सांप है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इतने कष्ट दिए हैं हमारी जनता को, और हर तरफ से सांप की तरह जनता का शोषण किया है, जनता का बल चूस लिया है, यानी उन पर इतने अत्याचार किए हैं और उनका केवल इस्तेमाल किया है, उसको केवल लूटा है। फिर भी कभी जनता कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सब सह लेती है। आगे बढ़ते हैं। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? तो यहाँ कवि कहते हैं जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। तो यहाँ पर कवि कसम खाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कवि कहते हैं कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा कष्ट सहती है, वेदनाएं सहती है, कष्ट सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? तो कवि कहते हैं हाँ, ये बात तो सही है कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, बहुत कष्ट सहती है, मगर इस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है इस पर, है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है प्रश्न गूढ़, यानी कि ये प्रश्न बहुत ही अजीब है, जटिल है। क्या प्रश्न है कि जनता क्या कहती है इस पर, कि वो बहुत ज्यादा वेदनाएं सहती है, इस पर जनता का क्या मत है? आगे पढ़ते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। तो कवि यहाँ जनता की तुलना फूल से कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि ऐसा समझ रखा है अंग्रेजों ने कि जनता एक फूल की तरह है जिसे अपनी क्षमताओं का एहसास ही नहीं है। फूल की क्षमता उसकी सुगंध होती है। तो कवि यहाँ फूल को जनता से कंपेयर कर रहे हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि ऐसा मान रखा है कि जनता किसी फूल की तरह है जिस फूल को अपने क्षमताओं का कोई बोध ही नहीं है। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। तो मतलब फूल की तरह है जनता कि जब चाहो तोड़ लो और सजावट के लिए इस्तेमाल कर लो, या फिर माला बना लो, या फिर उसको तोड़ करके कहीं पे भी इस्तेमाल कर लो। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। या फिर एक दुधमुही बच्ची की तरह समझ रखा है जनता को कि जिसे चार खिलौने दे दोगे तो मान जाएगी। चार पांच खिलौने दे दिए, छोटी बच्ची है, दूध पीती, वो मान जाएगी। उसको मनाने के लिए ज्यादा कुछ जंतर मंतर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ पहाड़े पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।